We're gonna duplicate the experiment. 3, 2, 1. मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कुछ रिसर्चर्स को जो कि एक डेड पिग के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे थे। वो इस पिग के अंदर एक सीरम को इंजेक्ट करते हैं, जिसके बाद में वो पिग काफी तेजी से झटपटाने लगता है और अपनी आंखें खोलता है, लेकिन तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। खैर उसके बाद में हमको कैलिफोर्निया शहर की एक यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले हम मूवी के मेन कैरेक्टर जोई को देखते हैं। उसके जरिए हम एक रिसर्च लैब को देख पाते हैं, जहाँ पर एक मरे हुए डॉग पर कुछ रिसर्च चल रही थी। रिसर्च के अंदर उसके साथ में 3 और भी लोग थे जो कि जोई के फ्रेंड्स होते हैं। उसके बेस्ट फ्रेंड और फियोन्से का नाम फ्रैंक होता है, जो कि इस रिसर्च को लीड कर रहा था। और ये एक मेडिकल रिसर्च होती है और वो उस समय एक डॉग की डेड बॉडी पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो रिसर्च जो होती है वो फेल हो जाती है। अब तभी जोई टीम को एक न्यू मेंबर ईवा से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो कि कैमरा असिस्टेंट थी। वहां पर जोई ईवा से रिकॉर्डिंग कराती है, जहां पर वो एक वीडियो शूट कर रही थी। ये वीडियो असल में एक इंटरव्यू था जो कि जोई और फ्रैंक के साथ में था। जोई और फ्रैंक इस वीडियो में अपने एक्सपेरिमेंट द लाजरस इफेक्ट के बारे में बताते हैं। अब फ्रैंक के मुताबिक उन्होंने एक ऐसा सीरम इन्वेंट किया है जिसके चलते किसी भी जानवर या इंसान को मरने के बाद भी जिंदा किया जा सकता है। और स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट पिग के ऊपर हो रहे थे उसके अंदर इसी सीरम को इंजेक्ट किया गया था और तभी वो जिंदा हो गया, लेकिन ये फेल हो गया था। खैर तभी उसी रात जोई देर रात तक काम कर रही होती है, तब उसका एक फ्रेंड निको पीछे से आकर उसको डरा देता है, वो भी एक पिग मास्क के साथ में, जो कि मेरे ख्याल से स्टार्टिंग वाले सीन का एक रेफरेंस होता है। फिर वो और निको आपस में प्रोजेक्ट रिलेटेड बात करते हैं, जहां पर बातों ही बातों में जोई उससे ये कहती है कि इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद में वो और फ्रैंक शादी कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी 3 साल से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। निको जब जोई की इस बात को सुनता है वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है और काफी उदास भी हो जाता है, क्योंकि वो खुद जोई को पसंद करता था। अब उसी रात सोते हुए जोई को नाइटमेयर्स आते हैं, जिसके अंदर वो एक बर्निंग अपार्टमेंट को देखती है। तभी बहुत ही घबरा कर वो अपनी नींद से जागती है और तब उसे फ्रैंक रिलैक्स करते हुए ये कहता है कि क्या उसने फिर से वही सपना देखा, जिस पर जोई हाँ में जवाब देती है। इससे हमको ये पता चलता है कि जोई को हर रात नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने आते थे, जिसके अंदर वो उस जल रहे अपार्टमेंट में खुद को पाया करती थी। अगले दिन जोई समेत पूरी टीम रिसर्च पर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहां पर उन्हीं की टीम का एक मेंबर क्ले प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। सभी लोग उसके सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर उस डेड बॉडी पर रिसर्च शुरू होती है और सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड किया जाता है। जोई पहले टॉर्च की मदद से उस डॉग की डेड बॉडी की आंख में देखती है, तो उसको पता चलता है कि वो डॉग ब्लाइंड है, जिसका नाम रॉकी होता है। फिर वो लोग उस डॉग के ब्रेन में अपना सीरम इंजेक्ट कर देते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे कि कुछ मोमेंट के लिए वो डॉग जिंदा हो जाता है और एकदम से अजीब तरह से अफरा तफरी मचाने लगता है। जोई उसको शांत करती है और फिर एक बार उसकी आंख में टॉर्च मारकर देखती है, तो उसको ये पता चलता है कि उस डॉग की आंखें अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब उनके सीरम का कमाल था और उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया था। जोई ये बताती है कि ये सीरम ना सिर्फ डेड बॉडी को जिंदा रखता है, बल्कि ये उसको हील भी कर देता है। अब इसके बाद में ये सभी लोग पार्टी करने लगते हैं और फ्रैंक सबको ये बोलता है कि ये सारी बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। खैर इसके बाद में जोई और फ्रैंक उस डॉग को घर पर ले आते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन उस डॉग का कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आता। उसके बिहेवियर में बहुत सारी अबनॉर्मैलिटीज थी, जैसे कि देर रात सोते वक्त वो डॉग गहरी नींद में सोती हुई जोई को घूरता रहता है। जब ईवा उसके साथ खेलने की कोशिश करती है तब वो डॉग उसकी तरफ देखता तक नहीं। इन्हीं रीजंस की वजह से वो लोग उसका MRI टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर उनको पता चलता है कि उसके ब्रेन में इंजेक्ट किया हुआ हार्मोन अभी भी उसके ब्रेन में ही फ्लोट कर रहा था। अब इस वजह से वो लोग उस डॉग को केज में बंद कर देते हैं। खैर उनकी टीम का एक शख्स क्ले वहां पर उस डॉग की सराउंडिंग में ही होता है कि तभी उसे अपने रूम के अंदर कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है। वो बाहर आकर देखता है तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था और सारा सामान इधर उधर था। क्ले ये सब देखकर बहुत हैरान था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सब किया किसने है। जहां पर वो टेबल के नीचे झांक कर देखता है तो वहां पर वही डॉग रॉकी होता है। वो जैसे ही क्ले को देखता है जोरों से भौंकने लगता है और बहुत ही अजीब तरह की आवाजें निकालने लगता है। जब वहां पर बाकी की टीम पहुंचती है तब क्ले उन्हें सब कुछ सच सच बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। इनफैक्ट सबको ये लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है और झूठ बोल रहा है। फ्रैंक अब जब कंप्यूटर पर उस डॉग की मेंटल कंडीशन को देखता है तो उसको पता चलता है कि उस सीरम की वजह से उस डॉग के सेल्स चेंज हो रहे थे।
जिसका मतलब कि उनके इंजेक्ट किए हुए सीरम का रिएक्शन था, जिससे कि फ्रैंक परेशान हो जाता है। अब अगले दिन वो इस प्रोजेक्ट हेड से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी जाता है, जहां पर प्रोजेक्ट हेड फ्रैंक पर बहुत गुस्सा होती है और उसको कहती है कि उसके पास सिर्फ कोमा पेशेंट्स को क्योर करने की परमिशन थी, यानी कि ये जो सीरम था वो कोमा पेशेंट्स के लिए था। वो उसको ये बोलती है कि वो इन चीजों की जगह ये क्या अजीब से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, लेकिन फ्रैंक का ये कहना था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, क्योंकि इन्वेंशंस ऐसे ही होती है और वैसे भी ये सब वो इंसानों की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। फिर फ्रैंक उनसे पूछता है कि उन्हें उनके सीक्रेट रिसर्च के बारे में कैसे पता चला। इस पर वो कुछ कहती तो नहीं, बस उसको ये बताती है कि उन्हें ये रिसर्च अभी बंद करनी होगी क्योंकि किसी ने उनके लैब को खरीद लिया है। इस पर फ्रैंक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे कहता है कि वो इस तरह से अपनी रिसर्च नहीं बेच सकते, उन्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि वो अपने इन एक्सपेरिमेंट्स को छुपाना चाह रहा था। असल में इनकी लैब को एक काफी हाई पावर वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी ने खरीद लिया था। खैर उधर हम देखते हैं कि फ्रैंक और जोई की रिसर्च लैब पर छापा पड़ता है, जिसके अंदर उनके लैब्स के सभी इक्विपमेंट्स और सभी मटेरियल्स को ले लिया जाता है और उनकी फंडिंग भी रोक दी जाती है। जोई उनको काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब वो लोग सभी चीजों को ले जाते हैं, लेकिन ईवा चुपके से पिछले के दरवाजे से उस डॉग रॉकी को निकाल देती है। उनकी सारी मेहनत यहाँ पर बर्बाद हो गई थी, उनके सारी इन्वेस्टमेंट भी बेकार हो गई थी। अब अगले दिन डिस्कशन में जोई ईवा पर शक करती है और उसके मुताबिक ईवा ही वो शख्स है जिसने की वीडियो लीक किया होगा। खैर अब एक्सपेरिमेंट को लेकर उनके पास कुछ बचा तो था नहीं, क्योंकि अब वो लैब बिक चुकी थी, तो इसी वजह से उनकी रिसर्च और वो सीरम के सभी राइट जो थे वो किसी और के पास थे और अब उनको ये प्रूव करना जरूरी था कि वो उन्होंने ही बनाया है। खैर जोई अब उस सीरम का एक सैंपल चुरा कर लाने में कामयाब हो जाती है और ईवा भी एंट्री कार्ड ले आती है, क्योंकि छापा मारने के समय ईवा पिछले दरवाजे से डॉग को लेकर निकल गई थी। फिर सीक्रेटली ईवा उस कार्ड के जरिए लैब में एंट्री लेती है और अपनी टीम को भी उस लैब में छिपकर दाखिल करवा देती है। फिर वो लोग उस सैंपल के जरिए अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं और इस बार एक्सपेरिमेंट एक दूसरे डॉग पर हो रहा था, जबकि पहला डॉग केज में बंद होकर वो सब कुछ देखता है। सब कुछ पहले की ही तरह हो रहा था, जहां पर ईवा कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए रेडी थी और जोई इलेक्ट्रिक शॉक देने को तैयार थी, यानी कि जो सीरम होता है ना, ये इलेक्ट्रिक शॉक के बाद में रिएक्ट करता है, बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है। जोई अब मीटर जैसे ही प्रेस करती है तो वो ज्वेलरी जो उसने पहन रखी थी उस वजह से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक बूम होता है, जिसके अंदर जोई को एक बहुत बड़ा शॉक लगता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जी हाँ, उसकी मौत से फ्रैंक पूरी तरह टूट गया था और एकदम परेशान होने लगता है। वो कहता है कि वो जोई को किसी भी तरह से जिंदा करके रहेगा उस सीरम की मदद से। उसकी इस स्टेटमेंट पर सभी लोग डिसएग्री करते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो उससे कहते हैं कि आज तक उन लोगों ने कभी भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी इंसान पर नहीं किया और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है और उन्हें ऐसे जेल भी जाना पड़ेगा। फ्रैंक उन सब की बातों की वैल्यू ना करते हुए अपने फैसले पर टिका रहता है। वो कहता है कि इस सीरम से किसी भी डेड बॉडी को फिर से जिंदा किया जा सकता है और ये बात हम सभी जानते हैं और वैसे भी वो जोई को नहीं खो सकता। सभी लोग अब एग्री हो जाते हैं और जोई पर ट्रीटमेंट शुरू होता है। फ्रैंक उसके ब्रेन में वही सीरम इंजेक्ट कर देता है और ईवा उसको इलेक्ट्रिक शॉक देती है। तभी वहां पर वॉचमैन आ जाता है, जिससे सभी लोग लाइट्स ऑफ कर छिप जाते हैं। अब वॉचमैन के चले जाने पर दोबारा से वो लोग वहां पर आते हैं तो सामने वो लोग जोई को स्ट्रेचर के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं। उसकी बॉडी पर व्हाइट कपड़ा लिपटा हुआ था, जिससे उसका पूरा चेहरा ढका रहता है और वो उस समय बिल्कुल एक गोस्ट लग रही थी। फ्रैंक जोई के करीब जाता है और जब उसका कपड़ा हटाता है तो वो जोई को जिंदा पाता है। ये देखकर वो बहुत ही खुश था। फिर वो लोग जोई का MRI करते हैं, जिसमें उनको पता चलता है कि उसके भी सेल्स जो थे ना वो अजीब से ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, जो कि सही नहीं था, यानी कि ये भी एक रिएक्शन था। ये बिल्कुल वही एक्टिविटी थी जो कि उस डॉग की भी मेंटल कंडीशन में दिखी थी जब वो मरकर जिंदा हुआ था। वो एक एनिमल था, जिस वजह से उसका रेस्पॉन्स उनको समझ में नहीं आ रहा था, जबकि जोई के केस में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फ्रैंक अब जोई से बैठकर बातें करता है और वो उसे उसकी ज्वेलरी पहनाने लगता है, वही ज्वेलरी जिसको पहनने के बाद में जोई की डेथ हुई थी, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। जोई इसके बाद में बहुत ही अजीब सा रिएक्ट करने लगती है। उसके पास में अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ गई थी, जिससे कि वो सिर्फ अपने दिमाग को यूज करके किसी भी चीज को मूव करती थी, जिसको आप टेलीकिनेसिस पावर्स कह सकते हैं। वो टेबल पर रखे हुए पेन को मूव करने लगती है और फ्रैंक को भी बहुत ही क्रूअल नेचर से घूरने लगती है। वो बहुत डर जाता है और डर कर वहां से वापस लौट जाता है। जोई इसके बाद में ढेर सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जन्म देती है। वो सभी टीम मेंबर्स के दिमाग को पढ़ सकती थी, यानी कि टेलीपैथी। फिजिकली बात करें तो उसके नेल्स नीले पड़ रहे थे। जोई तभी मिरर में देखती है और तब मिरर भी टूट जाता है और उसके अंदर जोई के 2 रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे थे। जोई के पास में यहाँ पर सुपर नेचुरल पावर्स आ गई थी, जिनमें से 2 मेन थी। एक थी टेलीकिनेसिस और दूसरी थी टेलीपैथी।
खैर तभी वो फ्रैंक के पास में आती है और घबराते हुए फ्रैंक को कहती है कि पता नहीं जब से वो उठी है उसे सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। वो सबके माइंड को इजीली रीड कर लेती है और वो कुछ बिना किए ही बहुत कुछ कर सकती है। मरने के बाद में उसको ऐसा फील हुआ जैसे कि वो बहुत सालों तक एक ही जगह पर फंसी रही जहाँ पर उसे लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। शायद से वो नर्क था। फ्रैंक उसे शांत करते हुए ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी मौत के कुछ ही मिनट्स के बाद में वो जाग गई थी, सो ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यानी कि नोट करने वाली बात यह है कि मरने के बाद में उसको ऐसा फील हुआ था जैसे कि वो कई सालों तक नर्क में फंसी हुई थी, यानी कि धरती के कुछ मिनट नर्क के कई सालों की तरह थे। और इस चीज की पुष्टि आने वाली थ्योरीज के अकॉर्डिंग हो जाएगी। फ्रैंक अब उसको शांत करता है और फिर उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है। जब जोई गहरी नींद में होती है तब ईवा उसके करीब आती है ये देखने के लिए कि वो वाकई में सो रही है या फिर नहीं। तभी ईवा उसके नाइटमेयर में चली जाती है, जी हाँ जोई के नाइटमेयर में, जहाँ पर वो खुद को एक बर्निंग बिल्डिंग के अंदर पाती है। उसे वहाँ पर जोई का चाइल्डिश रूप मिलता है, यानी कि जोई जब बच्ची थी। ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन जोई उसको शांत रहने का इशारा करती है। तभी जोई की आंख खुल जाती है और ईवा नाइटमेयर से रियलिटी में आ जाती है, यानी कि ये जोई की एक और शक्ति थी। वो किसी को भी अपने नाइटमेयर्स में टेलीपोर्ट कर सकती थी, या फिर आप इसको टाइम ट्रेवल कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर वो रियलिटी को भी बेंड कर रही थी, जो कि काफी भयानक था। अब यहाँ पर ईवा काफी डरी हुई होती है और सबसे पहले वो फ्रैंक से मिलती है और उसको सब कुछ बताती है। फ्रैंक उसे कहता है कि डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल में जोई को अक्सर एक नाइटमेयर आया करता था और जब वो छोटी थी तब उसकी बिल्डिंग में एक आग लग गई थी, जिस वजह से जोई उन ख्यालों से आज तक निकल नहीं पाई है। आज तक वो नाइटमेयर्स उसका पीछा करते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि ईवा के हाथ पर जलने का निशान था, जी हाँ, जिसका मतलब ये है कि अगर ईवा को ये सब वहम हुआ था तो वो फिजिकली हर्ट कैसे हुई, यानी कि वो वाकई में जोई के नाइटमेयर में थी, यानी कि उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। जब इस बारे में वो सब फ्रैंक से पूछते हैं तो उनकी बातों को वो नहीं सुनता और उनसे कहता है कि इसके बारे में वो लोग उससे कुछ भी नहीं पूछे क्योंकि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब इधर क्ले ये कहता है कि ये जो कुछ भी जोई के साथ में हो रहा है वो सब उस सीरम का साइड इफेक्ट है। उधर हम देखते हैं जैसे ही जोई नींद से जागती है उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। उसका एक फ्रेंड नीको जो कि उसको पसंद करता था वो उसे ढूंढने लगता है। नीको उसे ढूंढता ढूंढता एक कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसको जोई खड़ी हुई दिखती है। जोई अब उसके करीब आने लगती है। अब जिस तरह की पावर्स उसके पास में थी वो किसी के भी दिमाग को रीड कर सकती थी, तो ऐसे में जोई को ये पता था कि नीको उसको पसंद करता है। इसी वजह से वो नीको के क्लोज होने लगती है और उसको किस करने की कोशिश करती है, लेकिन नीको इस चीज के लिए मना करता है और उसको पीछे पुश करता है। अब जोई उससे चिढ़ जाती है और उससे ये कहती है कि वो सबको खत्म कर देगी। इतना कहते हुए जोई नीको को बिना हाथ लगाए अपनी शक्तियों से कबर्ड के अंदर धकेल देती है और फिर उस कबर्ड को पूरी तरह से निचोड़ देती है, जिससे नीको की वहीं पर डेथ हो जाती है और कबर्ड के बॉटम से हम ब्लड को निकलते हुए देख पाते हैं। अब बहुत देर से टीम को नीको कहीं पर भी नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वो सब जोई के पास में आते हैं नीको के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो तो आराम से सो रही थी और वो तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो। लेकिन क्ले को पूरा शक था कि ये सब जोई नहीं किया है और इसी बात पर वो फ्रैंक से लड़ाई भी करने लगता है। तभी रूम के अंदर सिर्फ जोई और ईवा होते हैं। तब जोई ईवा से कहती है कि तुम बिल्कुल सच सोच रही हो, मैं इस दुनिया से नहीं आई हूँ। तभी सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और नीको के बारे में बात करने लगते हैं कि वो आखिर गया कहाँ। ईवा अब गुस्से में जोई से पूछती है कि उसने नीको के साथ में क्या किया है। जोई अब हल्की सी स्माइल देती है और कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। इस बात पर क्ले बहुत ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगता है कि तभी जोई एक इविल स्माइल देते हुए अपनी सुपर नेचुरल पावर से उसके गले के अंदर ई सिगरेट घुसा देती है और दम घुटने की वजह से क्ले की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद में पूरे लैब के अंदर भगदड़ मच जाती है और तभी जोई एकदम से वहां से गायब हो जाती है। अब पूरी लैब के अंदर सभी लोग जोई का शिकार हो गए थे सिवाय दो लोगों के, ईवा और फ्रैंक। ईवा और फ्रैंक बचने के लिए अब किसी इक्विपमेंट को ढूंढने लगते हैं और फ्रैंक ईवा को बोलता है कि उसकी गलती की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं और अब वही उसको ठीक भी करेगा। बस ईवा को उससे ये प्रॉमिस करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जोई को लैब से बाहर नहीं जाने देगी। I mean, उसके पास में इतनी सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं तो ईवा यहाँ पर क्या ही कर लेगी। अब इसके बाद में फ्रैंक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में जोई अभी भी दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी होती है। फ्रैंक उसके सामने आता है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर वो फ्रैंक से पूछती है कि क्या वो उससे अभी भी प्यार करता है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ, वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है। अब फ्रैंक के इतना कहते ही जोई की आंखें गुस्से से काली हो जाती हैं क्योंकि उसने फ्रैंक के दिमाग को पढ़ लिया था। फ्रैंक तो यहाँ पर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश करने आया था। फिर जोई गुस्से से उसके गले को जोर से क्रश करती है और उसको भी मार डालती है। यानी कि ये जोई नहीं थी बल्कि ये किसी और ही दुनिया से आई थी जहाँ पर इसकी सोल करप्ट हो गई थी। यानी कि नर्क की आग में जलकर जोई
के अंदर हेट्रेड बढ़ गया था और मुझे तो यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि ये जोई की जगह कोई डीमन होगा। अब मूवी के एंड में हम सबसे थ्रिलिंग मोमेंट पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम जोई को लैब के अंदर देखते हैं जो कि बचे हुए पूरे सीरम को खुद के दिमाग में इंजेक्ट कर लेती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रॉइंग नेचर की बन जाती है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली पड़ गई थी, यानी कि अब उसकी आंखें चेंज नहीं होने वाली थी बल्कि वो कंप्लीटली डिमोनिक हो गई थी। इधर ईवा टॉर्च की मदद से डरते हुए जोई को ढूंढ रही थी और ईवा कहती है कि जोई मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं पर आसपास ही हो। जोई उसके पीछे ही होती है और एक फोर्स से वो ईवा को दूर फेंक देती है। इससे ईवा किसी तरह बचकर भागती है, लेकिन जोई दरवाजा भी बंद कर देती है। तभी ईवा को बचपन वाली जोई दिखाई देती है और ये उसका नाइटमेयर था। मतलब ईवा पहले की ही तरह एक बार और जोई के नाइटमेयर में चली गई थी, जहां पर वो जलती हुई बिल्डिंग उसको दिख रही थी। बचपन वाली जोई के हाथ में माचिस थी और उसी ने बिल्डिंग में आग लगाई थी। जी हाँ, जिसका गिल्ट उसे आज भी था, जिसको वो निको को मारते वक्त भी कहती है कि उसने पूरी जिंदगी सब कुछ सही किया, लेकिन एक गलती की वजह से उसको नर्क नसीब हुआ। यानी कि जब जोई मरी थी तो उसकी जो स्पिरिट थी वो नर्क में चली गई थी और उसका रीजन यही था कि उसने बचपन में इस बिल्डिंग के अंदर आग लगा दी थी, जिसका गिल्ट उसे आज भी है। और इसी बात से ये 100% कंफर्म हो जाता है कि वो यहाँ की है ही नहीं, बल्कि उसकी जो रूह है वो यहाँ पर डिमोनिक है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है, जिसका पूरा चेहरा जल रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें गहरी काली हो गई थी। ईवा उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और जोई उसके करीब बढ़ने लगती है। ईवा उस बचपन वाली जोई के हाथ से माचिस ले लेती है और उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। वो अगर अभी भी चाहे तो उन लोगों को बचा सकती है दरवाजा खोलकर। तभी बचपन वाली जोई दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खुलते ही उसका नाइटमेयर खत्म हो जाता है। फिर ईवा जोई के पेट में एक इंजेक्शन लगा देती है और कंफर्म होने के लिए दूसरा उसकी गर्दन में, जिससे जोई की मौत हो जाती है और जोई की मौत पर ईवा रोने लगती है। तभी वहां पर एक रेस्क्यू ऑफिसर आता है और ईवा उसके गले लगकर रोते हुए बोलती है कि उसी ने जोई को मारा है। लेकिन तभी शॉकिंगली हम उस रेस्क्यू ऑफिसर के चेहरे को देखते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि खुद जोई थी। यानी कि जोई यहाँ पर रियलिटी को बेंड कर पा रही थी और फिर जोई ईवा का गला दबाकर उसको बुरी तरह से मार देती है। यानी कि ये रेस्क्यू ऑफिसर्स वगैरह उसको दिखाया हुआ एक विजन था। अब तभी जोई लैब में जाकर फ्रैंक की डेड बॉडी को लेकर आती है और फिर उसकी बॉडी के अंदर खुद का ब्लड इंजेक्ट कर देती है, यानी कि उसके ब्रेन के अंदर, जिससे फ्रैंक भी जिंदा हो जाता है और बिल्कुल जोई की तरह दिखने लगता है। यानी कि वो भी पक्का नर्क में गया होगा और उसकी सोल भी करप्ट होकर डिमोनिक हो गई होगी। उसकी भी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती हैं और दोनों एक डरावने रूप में हमको देखने को मिलते हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लैज़रस इफेक्ट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। यहाँ पर साइंस और सुपर नेचुरल, डिमोनिक, हेल वाली चीजों को मिक्सअप करा गया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है। अब इस मूवी को क्रिटिक्स ने यहाँ पर नेगेटिव रिव्यू जरूर दिए थे, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया धमाका किया था। मात्र $3 मिलियन में ये मूवी बनी थी और इसने कमाए थे $38 मिलियन, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये चीज ना रियल में भी हुई है, लेकिन ये काफी रेयर होती है। लाइक जैसे किसी की डेथ हो गई हो जिसके बाद में उसको CPR वगैरह दिया जाता है, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके कुछ ही टाइम के बाद में वो खुद ही जिंदा हो जाता है। तो इसी को यहाँ पर लैज़रस इफेक्ट या फिर सिंड्रोम कहा जाता है। और ये जो चीज है ये बाइबल से ली गई है, जहाँ पर लैज़रस ऑफ बैथनी जो थे ना, उनकी डेथ हो गई थी और जीसस क्राइस्ट ने उनको 4 दिन के बाद में जिंदा कर दिया था, यानी कि उनकी सोल वापस आ गई थी। तो इस मूवी के अंदर साइंस और हिस्ट्री और सुपर नेचुरल चीजों को मिक्सअप करा गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो मुझे तो काफी बढ़िया मूवी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए